ओके, तो अभी तक अपन ने अम, 2 चीज़ों के बारे में बात की। सबसे पहले अपन ने ओरल कैविटी के बारे में बात की। ईसोफेगस और स्टमक के बारे में बात। अब जो अपन बात करने जा रहे हैं, वो है इंटेस्टाइन के बारे में बात करना है। ओके, इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होता है। सबसे पहले अपन स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरुआत करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन है क्या? सबसे पहले तो याद रखो कि स्टमक के बाद जो पूरे लेंथ है जीआईटी की, उसको अपन इंटेस्टाइन बोलने का काम करता है। ओके, स्टमक के बाद जितने भी अपन बोलेंगे कि लेंथ जो है वो इंटेस्टाइन है, जिसमें से कुछ पार्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है और कुछ पार्ट जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन। ये कुछ पार्ट को अपन कैसे डिसाइड करते हैं कि जिसका डायामीटर जो है वो लार्ज है, वो लार्ज इंटेस्टाइन है, और जिसका डायामीटर स्मॉल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ तो जो है वो बहुत बड़ी है। तो इस तरीके से अपन इसको डिफाइन करते हैं कि स्मॉल किसे कहेंगे और लार्ज किसे कहेंगे। ठीक है, तो अभी इंटेस्टाइन के बारे में समझते हैं सबसे पहले। देखो, मैं शॉर्ट के फॉर्म में ही अपन आगे बढ़ेंगे कि अडेप्टेशन क्या है इंटेस्टाइन में। फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, कि भैया अच्छे से डाइजेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो, उसके लिए अडेप्टेशन क्या क्या है। तो उसमें से दो चीज़ें आपको याद रखना है। सबसे पहले तो ग्रेट लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरी है विलाय एंड माइक्रोविलाय। यहाँ पे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम आपको देखने को मिलती है। ये जो दोनों चीज़ें हैं, वो एक अच्छा-सा एडप्टेशन अपन बोल सकते हैं, क्योंकि ग्रेट लेंथ यानी कि जितनी अच्छी लेंथ होगी, उतने अच्छे से उसको मौका मिल जाएगा कि भैया अच्छे से जो भी एब्ज़ॉर्प्शन होना है, डाइजेशन होना है, जो भी प्रोसेस होनी है। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला वाला जो पार्ट है, वो है ड्यूडेनम। वो बचा है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम देखते हैं कि ड्यूडेनम में स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले अपन हिस्टोलॉजी की बात करेंगे सीधे, कि ड्यूडेनम की हिस्टोलॉजी कैसी होती है। ये म्यूकोज़ा है ड्यूडेनम का। ड्यूडेनम के म्यूकोसा में आपको ऐसे माइक्रोविलाए देखने को मिलते हैं इस तरीके से। विलाय माइक्रोविलाय जो भी है, मैं आपको बताऊंगा विलाय माइक्रोविलाय में क्या फ़र्क होता है। अभी के लिए आप याद रखो कि ऐसे कुछ आपको एलिवेशंस देखने को मिलते हैं, फिंगर लाइक एलिवेशन आपको देखने को मिलते हैं कुछ। यहाँ पे आपको कुछ क्रिप्स देखने को मिलते हैं, कुछ गड्ढे। ठीक है, ये म्यूकोसा है जिसमें आपको कुछ ये पूरा आपका म्यूकोसा लेयर है, इतना।
म्यूकोसा के बाद आपके पास आता है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में भी आपको पता है कि 2 लेयर होते हैं। एक होता है लैमिना प्रोप्रिया होता है, एक होता है मस्कुलरिस लेयर होता है। ठीक है? तो यहाँ पे ये सब म्यूकोसा है। और आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि ड्यूोडेनम के सब म्यूकोसा के अंदर एक ग्लैंड आती है, और ये जो ग्लैंड होती है वो ट्यूब्यूल से होके ये जो क्रिप्स होते हैं, क्रिप्स ऑफ लिम्बरकोन इनको कहते हैं, यहाँ पे जाके ओपन होती है। और ये इस ग्लैंड को अपन बोलते हैं कौन सी? ब्रूनर्स ग्लैंड। है ना? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कौन सी? ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वही आपको एक नर्व प्लेक्सिस यहाँ पे देखने को मिलेगा। कौन सा होगा? ये मिजनर्स होगा। फिर मस्कुलरिस लेयर आ जाएगा। मस्कुलरिस में इधर 2 ही होंगे। एक आपके पास हो जाएंगे कौन से? लॉन्जिट्यूडनल मसल्स होंगे। और सर्कुलर मसल्स होंगे। आपको ये याद रखना है, आउटर कौन से होते हैं, इनर कौन से होते हैं? इनर होते हैं सर्कुलर मसल, और आउटर कौन से होते हैं? लॉन्जिट्यूडनल मसल्स होता है। ये जो है आपका कौन सा था? मस्कुलरिस। और सबसे बाहर आता है सिरोसा। इस सिरोसा को आप विसरल पेरिटोनियम बोल सकते हो। जैसे ही डायफ्राम क्रॉस कर दिया, सिरोसा को आप बोल सकते हो विसरल पेरिटोनियम। ठीक है? ये था आपका ड्यूडेनम के बारे में बात थी। ड्यूडेनम से आगे बढ़ते हैं। तो ड्यूडेनम के बाद आता है जेजुनम और इलियम। अब क्या होता है कि जेजुनम इलियम लगभग सेम होते हैं, और आपके लेवल पे तो आपको सेम मान के ही चल रहा। जेजुनम एंड इलियम देखो दोनों में सेम होता है। यहाँ पे भी आपको क्रिप्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका क्या है? म्यूकोसा। और ये इसका सब म्यूकोसा इधर से शुरू होगा। फिर इसका मस्कुलरिस होगा, और फिर इसका सिरोसा होगा। ये सब सेम होगा। प्रॉब्लम आपको एक चीज याद रखने में शायद हो सकती है कि जैसे कि ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में आपको क्या देखने को मिला था? ब्रूनर्स ग्लैंड देखने को मिली थी। उसी तरीके से इसके म्यूकोसा में होते हैं कुछ पैचेस। ये क्या होता है कि लिम्फेटिक जो नोड्यूल्स होते हैं, वो यहाँ पे लिम्फ नोड की पैचेस देखने को मिलती है। और इस पैचेस को आपको बोलने का है क्या? पियर्स पैचेस। है ना? ये माइक्रोस्कोप पे आपको देखने को भी मिल जाते हैं कि भैया पियर्स पैचेस क्या है, किसी को पूछोगे तो बता देगा। अब समझो, ये पेयर्स पेचेस जो होते हैं वो तो होते हैं साथ में हो। इनके पास ल्यूडनम इलियम में जो क्रिप्स के पास ग्लैंडुलर यहाँ पे सेल्स होकर, और ये जो यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स होते हैं, जैसे गोबलेट सेल भी यूनिसेल्युलर ग्लैंड है, वो भी क्या करता है? म्यूकस सिक्रेट करने का काम करता है। उसी तरीके से ये होते हैं यहाँ पे पेनिथ सेल। है ना? ये एंटीबॉडी फैगोसाइटिक एक्शन इन सब का काम करने का काम करता है। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे क्या होता है। तो अभी तक अपन ने 2 यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। एक था गॉबलेट सेल्स, जो कि म्यूकस सिक्रेट करने का काम करते हैं कहाँ पे? स्टमक के अंदर। और एक है पेनिथ सेल, जो कि यहाँ पे सिक्रेट करने का काम करते। ठीक है। उसके बाद चले जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। लार्ज इंटेस्टाइन क्या कहता है वो समझते हैं। समझो, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ना, वो एक तो सबसे पहले लार्ज क्यों है? वो है लार्ज इन डायमीटर।
ओके। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट याद रखना है, सीकम, कोलन और रेक्टम। तीन पार्ट है और तीनों को समझते। लार्ज इंटेस्टाइन को मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक। स्कीमेटिक डायग्राम बना रहे हैं। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले पार्ट समझते हैं इसके। यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है, इस जगह पे होगा इलियोसिकल वाल्व होगा इनके, ठीक है। अब सीकम यहाँ से ओपन, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो होता है ना, वो ब्लाइंड सैक के फॉर्म में होता है। क्या होता है? ब्लाइंड सैक के फॉर्म में होता है, मतलब कि अब यहाँ से फूड ऊपर जाएगा तो नीचे कुछ है ही नहीं, फूड की डाइजेशन की प्रोसेस नीचे होने ही नहीं वाली। ये वाला जो पार्ट है वो एक ब्लाइंड सैक होता है, यानी कि सीकम की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है? ब्लाइंड सैक के फॉर्म में है। अच्छा, और कुछ इसके बारे में? यहाँ पे सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज रहता है, ठीक है। यहाँ से शुरुआत हो जाती है कोलोन की। ये है असेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स है इसलिए इसको बोलेंगे। और ये डिसेंड कर रहा है इसीलिए। अब एनसीईआरटी में इसको बोला गया है सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हो कि ये सिग्मोइड कोलोन है, और सिग्मोइड को अपन बोल सकते हैं पेल्विक कोलोन, क्योंकि पेल्विक रीजन में देखने को मिलता है। कोलोन के बाद ये वाला पार्ट जो होता है रेक्टम, यहाँ पे आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि आपने यहाँ पे ये इस तरीके से फोल्डिंग्स देखी होगी, ठीक है। ये क्यों होते हैं वो समझना। बीच में यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है इसमें, इस तरीके से थ्रू आउट द लेंथ इसकी, यहाँ पे इस तरीके से एक स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। इस रिबन लाइक स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं टीमिया कोलाई। क्या बोलते हैं इसको? टीनिया कोलाई बोलते हैं। ये टीनिया कोलाई क्या है इसके बारे में समझते हैं, हाँ। टीनिया कोलाई जो है वो एक लॉन्जिट्यूडनल मस्कुलर कोट है, जो कि थ्रेड लाइक होता है, एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर है। एक्चुअली क्या होता है कि इसकी लेंथ जो है, जैसे कि ये ट्यूब है अपने पास कोई, ठीक है। इसकी लेंथ से अगर इसके अंदर जो थ्रेड होगी उसकी लेंथ छोटी होगी, लेकिन अपन को एंड टू एंड इसको ज्वाइंट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसको फोल्ड करके छोटा करना पड़ेगा ताकि ये एंड टू एंड ज्वाइंट हो पाए। तो इसी की वजह से यहाँ पे फोल्ड्स आ जाते हैं टीनिया कोलाई की वजह से, और इन फोल्ड्स को बोला जाता है क्या? हॉस्ट्रा फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? हॉस्ट्रा फॉर्मेशन। यानी कि इसको हॉस्ट्रा बोलेंगे, और हॉस्ट्रा की होने का रीज़न क्या है? ये टीनिया कोलाई, इसकी लेंथ जो है वो लेंथ ऑफ द कोलॉन जो है उससे छोटी है, इसकी वजह से ये होता है, ठीक है। तो ये लिखना हो तो आप लिख सकते हो। अ, एक अपेंडिक्स भी होती है सीकम के नीचे जो है, आप देखोगे यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है ना। उसको क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स जो है वो वेस्टिजियल है इन ह्यूमंस में। कभी कभी इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाने की वजह से अपेंडिटाइटिस बोलते हैं उसको, इन्फ्लेमेशन को, और उसको रिमूव करना पड़ता है सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू, अपन उसको रिमूव करते हैं। कई बार
इमरजेंसी कंडीशन भी कॉज कर सकती है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब अपन आ जाते हैं रेक्टम के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि रेक्टम में अभी क्या होगा। देखो रेक्टम जो है एक्चुअली वो इंटेस्टाइन का ही आप पार्ट बोलो इसको। रेक्टम कुछ है नहीं, फाइनल एंडिंग ही है वो। इंटेस्टाइन की एंडिंग को ही अपन रेक्टम बोलते हैं। ठीक है, तो एक कोलॉन का जो कंटिन्यूअस और यूनिफॉर्म जो ट्यूब की तरह ही उसका एक एंडिंग है रेक्टम। लेकिन ये जो है ना रेक्टम में क्या होता है कि जितना भी फाइनल अपन बोलेंगे कि एक्सक्रीटेड पार्ट जो होता है वो पड़ा रहा होता है, तो इसको बोलते हैं अपन स्टोरेज चैम्बर। स्टोरेज चैम्बर ऑफ फिसिस। फिसिस के लिए स्टोरेज चैम्बर है। ठीक है, रेक्टम के एंड में मान लो कि ये रेक्टम के एंड में जो अपन बोलेंगे कि एनल ओपनिंग है, वहां पे आपको दो स्पिंचर देखने को मिलता है। ठीक है, एक होता है इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल वाला होता है इनवॉलेंट्री और एक्सटर्नल वाला होता है वॉलेंट्री। इतना आपको याद रखना है। तो अभी तक अपन ने जितनी भी सारी चीज़ें थी उसको कवर की। जीआईटी में कितने जो स्ट्रक्चर होते हैं उनकी क्या क्या उसमें अपने को देखने को मिलता है ना, उनके फीचर्स देखे खास करके। कई जगह पे अपन को ग्लैंड्स दिखी, कई जगह पे अपन को क्या दिखे, विलाई दिखे। अब इन सब के इम्पोर्टेंस आपको कहाँ पे समझ में आएंगे? प्रोसेस जो अपन प्रोसीजर जो देखेंगे, डाइजेशन होता कैसा है और एब्जॉर्प्शन जो होता है, वहाँ पे इन सब की अपन हेल्प देखेंगे कि इन सब के होने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ तक अपन ने समझा कि कितनी सारी चीज़ें अपन को देखने को मिलती है। अभी एक छोटी सी चीज़ और समझनी है। ये जितने भी सारी चीज़ें पढ़ी, इन सब के अपन क्या करते हो, हिस्टोलॉजी को एक ही जगह पे यानी कि एक ही पेज पे सेटल डाउन कर लेंगे। ठीक है, वो समझते हैं हिस्टोलॉजी। लेकिन उसके पहले अपन जो लेयर जो पड़ी है उनके बारे में थोड़ा नॉलेज ले लेंगे। और कौन सी जो लेयर है वो क्या हेल्प करती है, उसकी क्या क्या फीचर्स है, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो अपन करने वाले कवर वो है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये समझते हैं अपन कि एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी में क्या समझना है। देखो सबसे पहले म्यूकोसा लेयर आएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कि अपन बात किसकी कर रहे हैं, है ना। ये वाला जो इतने तीन तीन कॉलम में अपन बांट देते हैं इसको, तीन चार जिसमें भी बांटता हूँ। सबसे पहला है आपके पास वो है ईसोफेरस। सेकेंड वाला कॉलम है वो है आपके पास स्टमक के लिए। थर्ड वाला है वो है ड्यूडनम के लिए। और फाइनल वाला है इलियम एंड जेजुनम के, इलियम एंड जेजुनम के लिए। ठीक है, अब ध्यान से इसमें दिन सबसे पहले बात होगी म्यूकोसा लेयर के बारे में। म्यूकोसा जो है ना वो पहले तो नॉर्मली बनी किससे होती है ये आपको पता होना चाहिए। म्यूकोसा नॉर्मली बनी किससे ये आपको पता होनी चाहिए। म्यूकोसा बनी होती है एपिथेलियल टिश्यू से।
ठीक है। और उस एपिथेलियम में दो चीज़ें होती है, एक होती है लेमिना प्रोप्रिया ऑफ रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनती है, और इसका मतलब होता है कि एपिथेलियल जो होती है वो दो लेयर से बनती है। लेमिना प्रोप्रिया होता है, और लेमिना प्रोप्रिया में रेटिकुलर टिश्यू होते हैं, और दूसरा होता है मस्कुलरिस लेयर से बनी होती है। ठीक है। मस्कुलर में भी दो होते हैं, सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल मसल्स होते हैं। इतना सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सबसे पहले समझो इसोफेगस में जो म्यूकोसा होती है वो होती है मल्टी लेयर्ड। मल्टी लेयर्ड होती है इस तरीके से। ठीक है। और इसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी करवाना एक तरीके से अपन बोलेंगे इसोफेगस में, ताकि फूड जो होता है वो नीचे जाए। ठीक है। उसके बाद स्टमक को देख, स्टमक में जो म्यूकोसा होती है उसकी एपिथेलियल जो होती है वो होती है सिंपल कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियल। कॉलमनर भी है, और बीच बीच में ग्लैंड्स भी आ जाएगी। ग्लैंड्स कौन सी होगी? बोबलेट सेल्स होंगे। ठीक है। तो ये होगी सिंपल कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये होगी। तीसरा होता है आपके पास, वो होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में होती है विलाय एंड माइक्रोविलाय देखने को मिलती है। ये होती है सिंपल कॉलमनर, लेकिन ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होती है। ठीक है, ये याद रखना। और तीसरा होता है इलियम और जेजुनम। इलियम जेजुनम में होती है सिंपल कॉलमनर, यहाँ पे भी आपको ब्रश बॉर्डर देखने को मिलेगी। सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। ठीक है। आप सिलिएटेड भी लिख सकते हो इसके कॉम में। अब याद क्या रखना है, सबसे पहले आपको समझो कि म्यूकोसा, सबके तो म्यूकोसा में कौन कौन सी लेयर होती है वो याद रखो, आपको पूछ सकता है। दूसरा आपको याद रखना है कि किसके लेमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस जो लेयर होता है एपिथेलियल का म्यूकोसा का, उसमें क्या होता है। इलियम और जेजुनम है ना, उसके लेमिना प्रोप्रिया में आपको पेनिथ सेल देखने को मिलते हैं। कौन से? पेनिथ सेल्स देखने को मिलते हैं। और इसके मस्कुलरिस में ही, सॉरी, इसके लेमिना प्रोप्रिया में ही आपको कुछ पैचेस देखने को मिलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं पेयर्स पैचेस। ये आपको याद रहो। तो सबका म्यूकोसा क्लियर हो गया एक टेबल के फॉर्म में कि भैया म्यूकोसा में क्या होता है। ठीक है। म्यूकोसा से जाएंगे अपन कहाँ पे? सब म्यूकोसा में। कि सब म्यूकोसा में क्या होता है भैया? सी, सब म्यूकोसा समझते हैं। सब म्यूकोसा जो होता है वो नॉर्मली बना किससे होता है? जैसे ये बोला कि भैया म्यूकोसा एपिथेलियम टिश्यू से बना है। अब सब में एपिथेलियम अलग अलग है भैया, किसी में एपिथेलियम कैसी है, मल्टी लेयर्ड है, किसी में सिंपल कॉलमनर ग्लैंडुलर है, किसी में सिंपल कॉलमनर ग्लैंडुलर नहीं, लेकिन सिंपल कॉलमनर कौन सी है? ब्रश बॉर्डर्ड है। याद रखना है, सिंपल कॉलमनर ग्लैंडुलर और सिंपल कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। यहाँ पे सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। अच्छा, इसमें भी ग्लैंड्स तो होते ही है। आप देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ग्लैंड्स तो होंगे। ठीक है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होता है। तो उसके लिए आपको एनिमल टिश्यू में जो एग्जाम्पल रटवाए थे वो याद करना है। सब म्यूकोसा में आ जाता है। सब म्यूकोसा में जो होती है नॉर्मली, वो कैसी होती है पहले वो आपको याद रखना पड़ेगा। सब म्यूकोसा बनी होती है एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू से। और ये सारी सब म्यूकोसा की बात है, जब आप एनिमल किंगडम पढ़ते हो तब आप पढ़ते हो कि सब म्यूकोसा किससे बनी होती है? एरियुलर से बनती है। रिच इन ब्लड वेसल्स होती है। लिम्फ वेसल्स भी होती है कहीं कहीं। और नर्व फाइबर भी होते हैं।
ठीक है। अब समझते हैं कि ये सब होता कैसे हो।